नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। विधानसभा के मॉनसून सत्र का आखिरी दिन भी हंगामेदार रहा। अनुमान के मुताबिक जोरदार बहस हुई। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर तकरार हुई। पेपर लीक मामले को लेकर सदन में भारी हंगामा हुआ। पेपर लीक रोकने के लिए सरकार की ओर से संशोधित विधेयक पेश किया गया। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन सरकारी नौकरियों की भर्ती मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जमकर बहस देखने को मिली। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने भर्तियों में एक दूसरे पर धांधली के आरोप लगाए और एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाई। पेपर लीक मामले पर कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीबीआई या रिटायर्ड जज से जांच करवाने की मांग की। सीबीआई जांच को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि जरूरत पड़ी तो रिटायर्ड जज से इसकी जांच करवाई जा सकती है। हुड्डा ने कहा कि प्रदेश के गृह मंत्री इस मामले की जांच सीबीआई से करवाना चाहते हैं। सत्ता पक्ष की ओर से कहा गया कि पेपर लीक करने, नकल आदि पर अब तक कुल 43 केस दर्ज किए गए हैं। पिछली सरकार में तो सिर्फ 6 केस दर्ज हुए थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारों में तो पूर्व निर्धारित तरीके से योजना बनाकर जो है नकल करवाई जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पुलिस लगातार पेपर लीक की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री ने सदन में एक शेर भी पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि जो उठाते हैं किरदार पर उंगलियां, मेरे लगता है उनके घर में आईना नहीं है। मतलब विपक्ष को यह कहते हुए आईना दिखाने की कोशिश की कि अगर आप एक उंगली उनकी ओर उठा रहे हैं तो 3 उंगलियां आपकी ओर भी है। मुख्यमंत्री के इस शेर के बाद सदन में हंगामा हो गया। सीबीआई जांच की मांग ठुकराने के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। वैसे पेपर लीक को लेकर लाए गए विधेयक में प्रावधान किया गया है कि संगठित अपराध की स्थिति में 10 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। इसके अलावा 2 साल तक किसी की भर्ती की परीक्षा में शामिल भी नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा सदन में गुरुग्राम से विधायक सुधीर सिंगला की ओर से बिजली निगम की ओर से लोगों की समस्याओं की अनसुनी करने का मुद्दा उठाया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जल भराव का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जाना चाहिए और इसकी सुनवाई होनी चाहिए। चरखी दादरी से विधायक सोमवीर सांगवान ने सदन में किसानों का मुद्दा उठाया। आइए पेपर लीक मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से किस तरह की नोकझोंक हुई, देख लीजिए। पर्ची खर्ची मैंने रोकी है और रोकी है, मैं बता रहा हूं, हमने रोकी है। माने अगर कहीं कोई दोषी है, चोरी करता है, उस चोरी वाले को पकड़ेंगे। पर्ची खर्ची यानी सरकार नहीं करेगी। सरकार के जो बैठे हुए लोग जो पर्ची खर्ची का कोई सबूत है आपके पास? अरे बहुत है। एक दो, मैं कहता हूँ एक दो कोर्ट में सजा कराइए। नहीं, कोर्ट में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। आज 2014 तक नौकरी चैलेंज हुई है। 2014 तक सुनिए, नौकरी चैलेंज हुई है। 2040 हुई है और रद्दी भी भर्तियां रद्द भी हुई हैं। अगर किसी ने कसूर किया वो सजा मिलेगी। मैं तो बताता हूँ, मैं तो यही कहता हूँ, जो उठाते हैं किरदार पर उंगलियां मेरे, जो उठाते हैं उंगलियां किरदार पर मेरे, लगता है घर में उनके आईना नहीं है। आईना देख के आया करो। जी, जो उठाते हैं किरदार पर मेरे, लगता है उनके घरों में आईना नहीं है, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। सत्यव्रत शास्त्री साहब हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, अजय गुलिया साहब जननायक जनता पार्टी से जुड़े हैं और संजीव भारद्वाज साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। आज चर्चा इसी विषय को लेकर करेंगे। 3 दिन लगातार चला विधानसभा का सत्र। क्या कुछ हासिल हुआ है? ये कानून बना है, कितना कारगर होगा? क्यों सरकार सीबीआई जांच नहीं करवाना चाहती है? ये विपक्ष की मांग नहीं मानी जा रही है। ये विपक्ष का कहना है कि सरकार पीछे हट रही है, जबकि सरकार का कहना है कि जितनी कार्रवाई पहले नहीं हुई है उससे ज्यादा ये सरकार कर रही है। सत्यव्रत शास्त्री साहब, जांच तो होनी चाहिए, ये विपक्ष का कहना है। पहले कुछ हुआ है, नहीं हुआ है, उसकी भी जांच हो और अभी जो पेपर लीक हुआ है उसकी भी जांच हो। आखिर ये भविष्य का सवाल है प्रदेश के युवाओं के।
अभी हरियाणा की पुलिस और उसके तंत्र में जो बैठे लोग हैं जिनके पास जिम्मेदारियां दी हैं वो बखूबी इसकी जांच कर रहे हैं और पर्द दर पर्द जैसे भी ये खुलासे हो रहे हैं और उनसे संबंधित जो लोग हैं उनकी धरपकड़ और उनका गिरफ्तार होना इस बात की ओर संकेत करता है कि जांच सही दिशा में चल रही है। यदि इस समय ऐसा रहेगा कि जांच कहीं रुक रही है और पुलिस उस तक नहीं पहुंच पा रही जहां से ये स्थिति चली है, तो फिर किसी भी जांच एजेंसी से बात की जा सकती है, वो कोई विशेष बात नहीं है। बात यह है कि जांच होनी चाहिए, वो जांच हो रही है और तथ्यों से यदि संतुष्टि पक्ष विपक्ष को ना होगी तो फिर भारत की बाकी एजेंसियां हैं उनका काम ही जांच का है। लेकिन प्रारंभिक तौर पर यदि लाइन ठीक चल रही है, गिरफ्तारियां ठीक हो रही है, गिरफ्तार लोगों में से कोई शंका और आशंका नहीं दिखाई देती, तो इसका मतलब जांच एजेंसियां ठीक काम कर रही है, उनको करते रहना चाहिए। संजीव भारद्वाज साहब, बड़ा आज एक सदन में मुख्यमंत्री की ओर से उठाया गया, ये शेर के तौर पे एक तंज हम कहेंगे कि कसा गया है कि आप जो मुद्दे उठा रहे हैं और 3 दिन में जो मुद्दे उठाए गए हैं वो कोरोना में ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो मौतें हुई हैं उसका आंकड़ा मांगा गया, बेरोजगारी को लेके उठाया गया, किसानों का मसला उठाया गया और आज पेपर लीक को लेके बड़ा हंगामा देखने को मिला है। बेरोजगारी के मसले पे सरकार का कहना है कि जो आंकड़े आपकी ओर से दिए गए वो आंकड़े सही नहीं है, जबकि सही आंकड़े कम है, काफी कम है। जो 28% बेरोजगारी दर आप बताते हैं प्रदेश की, वो नहीं है। पेपर लीक में भी सरकार का कहना है कि आपके कार्यकाल के दौरान तो सिर्फ 6 केस दर्ज हुए थे, जबकि पेपर लीक और ये नकल के मामले उस समय भी भरपूर मात्रा में आते थे। तो एक संगठित अपराध की तरह उस समय चलता था, जिसको अब नियंत्रित किया जा रहा है। आपके श्रोताओं को बताना चाहूंगा, ये बार बार 7 साल के बाद भी जो चीजें नहीं हुई उसमें कंपटीशन पिछली सरकार से या हर चीज से करते हैं। मैं इनसे बड़े आदर पूर्वक और बहुत नम्र ढंग से पूछना चाहूंगा कि आज ये कह रहे हैं कि जांच चल रही है, इससे पहले भी बहुत सी बार इनके राज में 7 साल के अंदर इतने पेपर लीक हुए हैं, किसी भी पेपर लीक के मामले का कोई नतीजा पब्लिक के सामने इंक्वायरी का आया है क्या? एक भी इंक्वायरी का कोई नतीजा, ये सिर्फ आईवाश है और एक भ्रम के अंदर डालने वाली बात है। हम इंक्वायरी करवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं। साथ ही साथ मैं इस बात को भी व्यक्तिगत तौर पे कहना चाहूंगा, अगर जब कभी कोई सिलेक्शन होता है और बाई चांस कोई इलेक्शन बीच में आ जाए किसी हलके का, तो तुरंत प्रभाव से उस हलके के इतने लोग लग जाते हैं, क्या उस टाइम उस हलके के ही पास होते हैं क्या? सारी चीजें जांच का, बहुत गहन जांच का विषय है। और इन चीजों पे मेरा व्यक्तिगत मानना ये भी है कि इन चीजों पर राजनीति ना होके जिस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, हर बच्चे के पैसे लेके 5-5, 6-6 साल उसके सिलेक्शन को रोका जा रहा है, जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, सिंपल आंकड़ों के माध्यम से हम किसी को जस्टिफाई करें, आंकड़े बनाने से बन रहे हैं। ये आंकड़े उस तरह के नहीं है। आप पब्लिक के अंदर देखो किस तरह का रोष है, किस तरह का वो है। तो हमें इसमें कोलेक्टिव एफर्ट्स करके किसी को प्रोटेक्ट करने, ना ही तो विपक्ष को प्रोटेक्ट करना चाहिए और ना ही सत्तारूढ़ दल को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और तुरंत प्रभाव से इसमें आपत्ति क्या है? अगर सीटिंग जज इसका कर दे, इस चीज की कोई इंक्वायरी सीटिंग जज को दे दे, तो दूध का दूध, पानी का पानी आ जाएगा। इसमें आपत्ति है क्या? मेरे को समझ में नहीं आती। ये विषय ऐसे हैं, चाहे कोरोना कोविड-19 का मामला हो, चाहे पेपर लीक का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, जिन लोगों ने हमें चुन के भेजा है, सत्यव्रत जी, बनता है। संजीव भारद्वाज जी की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं कि जब किसी हलके में चुनाव होते हैं तो वहां के लोग ज्यादा लगे या युवा ज्यादा लगाए जाते हैं, इसकी जांच भी होनी चाहिए। साथ के साथ हो सकता है ये भी हो सकता है कि
उस वक्त वो पेपर जो है उस हल्के के युवाओं ने ज्यादा पास किए हो या टेस्ट में पास किए हो, ये तो खैर अलग विषय है। लेकिन आंकड़ों को लेके उन्होंने कहा है कि जिस तरह के तथ्य आप पेश करते हैं और जांच करवाने में आपको आपत्ति क्या है? अगर जांच की मांग की जा रही है और दूध का दूध पानी का पानी सामने आ सकता है तो आपका तो भरोसा ही बढ़ेगा लोगों पे या लोग। देखिए प्रदीप जी बहुत अच्छा विश्लेषण आप भी कर रहे हैं और भारद्वाज जी भी कर रहे हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि किस चुनाव की बात कर रहे हैं और किस चुनाव में किस हल्के की बात कर रहे हैं। आप तथ्यात्मक यदि ये बात रखेंगे कि किस भर्ती में रिजल्ट आउट हुआ तो कहाँ के लोगों की भर्ती ज्यादा हुई, तो आपके तो भर्ती अब नहीं होगी, डाटा बदल नहीं सकता, चुनाव की तिथि नहीं बदल सकती, चुनाव के अंदर जो समय जो भर्ती हुई उनको आप बदल नहीं सकते, तो एक साफ तरीका आ जाएगा संजीव जी की बात में कितना दम है। तो ये चीज जो लग रही है, मैं कहता हूं कि देरी एक पेपर आउट से हुई, हम भी मानते हैं कि उससे देरी हुई, 2, 3, 4, 5, 6 महीने की लेट हुई, लेकिन यह उससे बेहतर है कि घर बैठे व्यक्ति के घर में अपॉइंटमेंट पहुंचता था, जो कपड़े नहीं उतारता था फील्ड के अंदर, लेकिन हरियाणा पुलिस में भर्ती हो जाती थी। जब रिटर्न टेस्ट की घोषणा होती थी, रिटर्न ना करके मनमर्जी से पेपर दे दिया जाता था। और ऐसे कितने उदाहरण हैं कि एक वैकेंसी के लिए एक ही व्यक्ति को बुलाना, एक ही व्यक्ति का सिलेक्शन कर देना और उसके डॉक्यूमेंट्स जो कम थे उनकी पूर्ति भी कर दे देना। कितने लोग थे जिनकी डिग्री बाद में अपॉइंटमेंट पहले हुआ। अरे भले आदमी, उनसे तो बेहतर स्थिति है कि देरी हुई है, अंधेर नहीं है। मैं इसके लिए ये कहना चाहूंगा, भाजपा के राज में देर हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती। गलत लोगों का तंत्र में एडमिट होना ये असंभव है और इसके लिए हम अपनी सरकार की ओर से, पार्टी की ओर से भी ये मानते हैं कि पेपर आउट होने से एक थोड़ा सा समय का झटका लगता है, लेकिन अयोग्य व्यक्ति आगे चले जाएंगे, ये तो निर्मूल एक भावना है। और निश्चित रूप से आज का युवा पेपर आउट होना जो है, आप कहते हैं कि युवाओं के हकों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। पेपर आउट होने के बाद जो परीक्षाएं रद्द की जाती है और एक उम्मीद के साथ जो युवा आपकी परीक्षाओं में दूर दूर से आके बैठता है, उसका टाइम भी लगता है, उसका पैसा भी लगता है और एक उम्मीद भी लगती है जिस उम्मीद के साथ आगे बैठता है, और फिर उसको पता चलता है कि सिर्फ आपकी खामियों की वजह से, आपकी व्यवस्थाओं की कमियों की वजह से उसको दोबारा वो फॉर्म भरना पड़ेगा, पेपर देना पड़ेगा। हरासमेंट एक मनोस्थिति तो विकृत होती है सत्यव्रत साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेशक से आप उसमें कानून बनाकर कितना भी प्रावधान कर लीजिए, लेकिन अगर इस व्यवस्था को, पेपर लीक और पेपर आउट जैसी व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं करेंगे और इस पे लगाम जो है आंतरिक तौर पे नहीं लगेगी, तो इसी तरह से मुद्दे उठते रहेंगे और आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। अजय गुलिया साहब को शामिल कर लेते हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता है और सरकार में साझेदार भी हैं। साहब, रोजगार का मुद्दा वाकई में बड़ा मुद्दा है और आप लोग रोजगार के आश्वासन के साथ जो है सत्ता में शामिल हुए थे, आपने समर्थन दिया था। युवाओं का भरोसा जीतने के लिए अब तक ऐसा क्या किया है जिससे ये लगे कि हाँ, जननायक जनता पार्टी सरकार का हिस्सा है? सवालों के जवाब आपसे भी लिए जाएंगे, आपसे भी पूछा जाएगा। या तो दिसंबर में 10 जनवरी को पेपर हुआ था, एक वो लीक हुआ, अब फिर से ये पुलिस भर्ती वाला लीक हो गया। इसी तरह अगर भर्तियों का चलता रहेगा सिलसिला, तो क्यों आपके ऊपर भरोसा किया जाए? फिर तो सदन में भी और सदन के बाहर भी जवाब तो लिए जाएंगे सर आपसे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अथॉरिटी कम्स विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आज हम लोग सरकार में है तो हमारा दायित्व बनता है कि लोगों के सवाल का जवाब भी दिया जाए, और हमारा दायित्व भी बनता है कि जिस प्रकार से सरकारों को चुना जाता है जनता के हितार्थ काम करने के लिए, तो हमारे ये प्रयास रहने चाहिए कि जनता के हित में फैसले हों और जनता को उसका लाभ मिल सके। देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि जो पेपर लीक हुआ इसके अंदर छात्रों को परेशानी हुई, क्योंकि देखिए, आप जाते हैं, आप पेपर देते हैं और आपको पता लगता है आपका पेपर भी अच्छा है और आपको पता लगे कि पेपर लीक हो गया, इसकी वजह से पेपर कैंसिल हो गया, आपको दोबारा देना पड़ेगा। देखिए, उसके लिए मैं ये मानता हूँ, उसके लिए खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कोई गलत व्यक्ति या कोई गलत जो है छात्र या जो एग्जाम दे रहा है वो एंटर ना कर जाए किसी लूप होल का फायदा लेकर के या इस प्रकार के पेपर लीक का,
तो ये चीजें भी जरूरी है। देखिए, आपको कठिनाई का जरूर सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये सोच जरूर होनी चाहिए कि जो लोग तैयारी करते हैं, जो लोग उचित लोग हैं, जो डिजर्व करते हैं, वो लोग ही सिस्टम के अंदर, वो लोग, उन लोगों का ही सिलेक्शन होना चाहिए। अब डबा साहब दूसरी बात ये कहते हैं, देखिए रोजगार की बात लेकर के आए थे, 75% के ऊपर हरियाणा प्रदेश के युवाओं को हमने उनका अधिकार दिया। दूसरी बात ये देखिए, जो चीज नहीं मिला कहाँ है, मिला कहाँ है अभी डबा साहब, आपके और मेरे कहने से हरियाणा प्रदेश नहीं चलता। अब भारद्वाज जी के कहने से, सोनिया जी के कहने से कांग्रेस जरूर चलती होगी, या इनके शासित राज्यों में इनके सरकारें चलती होंगी। नहीं, लागू होने में तो वक्त है ना साहब, कानून बन गया, लागू तो नहीं हुआ ना गुलिया साहब। डबा साहब, मैं एक चीज कह रहा हूँ ना, हरियाणा प्रदेश की सरकार चलती है संविधान से, नियम से चलती है, और वो नियम और संविधान जो कहता है उससे हरियाणा प्रदेश की सरकार चल रही है। अब देखिए, ठेकेदारी प्रथा का हम लोग लेकर के आए थे, बिल्कुल हम लोगों ने ये प्रावधान किया कि प्राइवेट एजेंसियां नहीं, अब सरकार की एजेंसियां इस प्रकार से नौकरियां देने का काम करेंगी, रिक्रूट करने का काम करेंगी। जो सोच हम लेकर के आए थे, जो सोच करके लोगों ने हमें वोट दिया था, अब आज आपके टीवी चैनल पे बड़ी बात कह रहा हूं कि जब 80 से 90% हमारे वादे पूरे होंगे, तभी हमारा अधिकार बनेगा लोगों के बीच में वोट मांगने का, और तभी हम लोगों के बीच में वोट मांगेंगे। बताइए, 80 से 90% वादे पूरे होंगे जब ही आप वोट मांगने जाएंगे, बड़ी बात गुलिया साहब ने कहा है। सत्यव्रत शास्त्री साहब, एक बड़ा सवाल ये है सर कि आज भी मुख्यमंत्री साहब ने सदन के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी कहा कि अभी तक कोई ऐसा आंकड़ा या अस्पतालों की ओर से नहीं कहा गया है कि कोविड जो संकट आया था उस दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत हुई है। यकीन कर ले सर, आपकी इस दलील पे कर लिया जाए यकीन। दवा साहब, मैं कल भी एक चैनल की डिबेट पर था कि मौत किसके कारण से हुई, ये हम और आप नहीं कर सकते, कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं कर सकता। इसका एनालाइज और इसकी रिपोर्टिंग हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर या डॉक्टर का पैनल है वो ये डिसाइड करता है कि इस मरीज की मौत कैसे हुई, और वो जो पैनल है वो अपने तंत्र पर अपने हिसाब से काम करते हैं। उन्होंने जो सरकार को आंकड़ा भेजा है वो सरकार द्वारा निर्मित नहीं है, हॉस्पिटल्स के एक्सपर्ट डॉक्टर्स के आधार पर भेजा गया है, इसलिए उसके ऊपर शक करना ये बेईमानी लगती है। वो जो आंकड़े, मैं तो सवाल कर रहा हूँ कि यकीन कर ले, मैं संजीव भारद्वाज जी से भी यही सवाल करूंगा। मैं अपनी बात पूरी कर दूंगा कि ये कोरोना महामारी का खेल था। कोरोना महामारी हरियाणा में, भारत में ही नहीं है, पूरे विश्व में इसने अपना जो खेल दिखाया है, और जो बेबसी दुनिया के बड़े बड़े देशों की हुई है उससे हमारा देश बहुत बहुत सुरक्षित और संरक्षित रहा है। इस बात के आंकड़े जो है वो यहाँ की मौत और यहाँ के जो जनता ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर जो लॉकडाउन के अंदर दिया, उस बात से सिद्ध हुआ है कि तंत्र में हमारे पास संसाधनों की कमी रहेगी। संजीव भारद्वाज साहब, 2-3 दिन तक आपकी ओर से ये सवाल लगातार उठाया जाता रहा कि कोरोना को लेकर कितनी मौतें हुई। सरकार का साफ कहना है कि आंकड़े अगर अस्पताल की ओर से नहीं आए हैं तो आप मान के चलिए कि कम से कम ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत नहीं हुई है, या इस तरह का कोई डाटा है नहीं, आंकड़ा है नहीं। नवाज साहब, मेरे को आपकी और शास्त्री जी की आवाज पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई। मैंने कंप्लेंट भी की आपके बीच में, अभी मुझे नहीं पता चला कि क्या वो बात का जवाब दे रहे थे, लेकिन जहां तक मोटी मोटी बात ये कोरोना के अंदर आंकड़ों की शायद बात आप कर रहे थे। सवाल ये था भारद्वाज साहब, सवाल ये था कि आज भी मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि इस तरह का कोई डाटा आया नहीं है जिसमें यह पता लग सके कि कोरोना संकट के दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से कितनी मौतें हुई है, हुई भी है या नहीं हुई है। तो सरकार ने डिनाई किया है कि फिलहाल उन्हें नहीं पता कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत हुई है। देखिए नवाज साहब, ये बड़ा हास्यास्पद एक तरह से बहस हुई है, चाहे सदन में कह लें चाहे हम यहाँ कह लें। ये इसके अंदर इस कोविड जो डिजीज थी, इसके अंदर मेन बात सांस घुटना था। मेन बात जो पॉइंट था कि सांस दम घुटता था, और दम घुटने से ही डेथ हो रही थी। और जब ऑक्सीजन टाइम पे जिसको मिल गई वो बच गया, जिसको नहीं मिली
और तो कोई इसमें कोई वो था ही नहीं कि गोली लग गई या जख्म हो गया या कुछ हो गया। ये बड़ी हास्यास्पद सी बहस सत्तारूढ़ दल की तरफ से की जा रही है। अगर वक्त पे उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, हॉस्पिटल नहीं जा पाया, बाहर नहीं मिली, तो ही अधिकांश मौतें हुई हैं। और केंद्र ने भी जो बर्दाश्त की है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जहां तक सरकार का एक संबंध प्रबंध करने का है, बात पे बार बार ये कहती है, ये मान लेना बहुत जरूरी है कि हम बार बार पहली लेयर के बाद पहली जब वो आई लेयर, तो उस लेयर के बाद बार बार ये कहा जा रहा था हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की तरफ से भी और जो भी WHO की तरफ से भी ये हिदायतें दी जा रही थी कि दूसरी लेयर बहुत भयानक होगी और उसके बहुत गलत रिजल्ट होंगे। फिर भी इतनी कैजुअलिटी हुई। आप देखें जमुना में, गंगा में, जहां भी किसी भी, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, प्रदेश की भी, देश की भी, कि इस तरह से लोगों ने अपनी जानें गंवाई है, परिवार वालों ने अपने साथी परिवार जन को गंवाया है। ये बात, ये आंकड़ा दिल दहलाने वाला था, हम उस बात को भूल नहीं सकते। और जहां तक ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, उसमें मेन पॉइंट ही ऑक्सीजन था। उसके बाद तो कुछ था ही नहीं उसमें कि भाई कोई दवाई थी या कुछ था। जितनी भी मौतें हुई हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, वो मेन आधार उसका ऑक्सीजन ना मिलना था। लेकिन अब क्या सत्तारूढ़ दल है, विपक्ष की ओर से ये मुद्दा लगातार 3 दिन तक उठाया गया और सरकार ने साफ कर दिया है कि अभी आंकड़े उनके पास है नहीं। जी गुलिया साहब। देखिए डब्बा साहब, मैं एक चीज मानता हूं कि अगर कोई इस बात से इनकार करेगा कि कोरोना काल में किसी को परेशानी नहीं हुई तो वो गलत, वो बेईमानी होगा। देखिए सबको परेशानी हुई, लोगों ने अपनों को खोया, उसका हमें बहुत खेद है, बहुत पीड़ा है। लेकिन मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि देखिए जिस प्रकार से ये हरियाणा प्रदेश की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, क्या उसी प्रकार से डॉक्टर अमरिंदर सिंह, इनके डॉक्टर अशोक गहलोत, या जाना इनकी सरकारें थी, उन्होंने क्या किया? ये देखिए ऐसी परेशानी आई, देश के सामने एक विकट समस्या आकर के खड़ी होगी। ना सिर्फ देश के सामने, समूचे विश्व के सामने एक समस्या आकर के खड़ी हुई। हमारे देश के लोगों ने, हमारे प्रदेश के लोगों ने बहुत बहादुरी के साथ इसका मुकाबला किया और जिससे जो बन पड़ा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, सबने साथ मिलकर के इस बात को लोगों की सहायता करने का प्रयास किया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मैं कह दूं कि सरकार, ना सिर्फ सरकार की तरफ से बल्कि जितने भी NGOs हैं या और भी सामाजिक संस्थाएं हैं या कोई व्यक्तिगत रूप से किसी ने मदद करी हो, सबने प्रयास किया, एकजुटता से। बात यहाँ अजय गुलिया साहब हरियाणा प्रदेश की हो रही है। बात यहाँ हरियाणा प्रदेश में जब कोरोना काल में जब बिस्तर नहीं मिल रहा था, अस्पतालों में लोगों को दाखिला नहीं मिल रहा था, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए गुड़गांव, फरीदाबाद, झज्जर, रोहतक लोगों को पानीपत भागते हुए देखा गया था, उस वक्त की बात हो रही है जब हर आदमी त्राई त्राई कर रहा था, जब गुड़गांव में लोग अस्पताल छोड़कर भाग गए थे, अस्पताल के संचालक और डॉक्टर। बात उस वक्त की हो रही है और 6 लोग उसी अस्पताल में एक रात में मारे गए थे और वीडियो वायरल हुआ था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोग मारे गए हैं। बात उस वक्त की हो रही है। सवाल उठना जायज है, सवाल पूछना भी जायज है और जवाब सरकार को ही देना पड़ेगा। भले ही अस्पताल ना लिख के दे कि ऑक्सीजन की वजह से कितनी मौत हुई है, लेकिन सरकार को आगे आके यह उदाहरण पेश करना चाहिए कि अगर ऑक्सीजन की वजह से मौत हुई है तो कम से कम सहानुभूति दिखाना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। सत्यव्रत जी, आपसे भी यही सवाल है। नहीं प्रदीप जी, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। जब जो चीज एक स्थान की, एक व्यक्ति पर आधारित हो तो दोषी एक व्यक्ति को तय करके उसको सजा मिलती है। लेकिन जो प्राकृतिक आपदा हो, सारी दुनिया के ऊपर हो, सब लोग तन मन धन से उस काम में लगे हों, फिर भी आप अपने स्तर पर सोचिए, जब आप अचानक इतनी बड़ी विपदा के साथ आपके घर में आए, आपके परिवार पर आती है, नहीं सबके परिवार पे आई, वो तो सबके परिवार पे आई, किसी न किसी ने, हम सब में से किसी न किसी ने किसी अपने को खोया है। सत्यव्रत जी, ये वो चीज है, सबको हमदर्दी है, सबने हमदर्दी जताई है, सबको दुख है परिजनों के जाने का, अपनों का भी और पड़ोस का भी। एक भी व्यक्ति अकाल मौत मरता है तो उसका दर्द सीने में उठता है, इस भावना के लोग हैं हम। लेकिन ये लाशों पर राजनीति जो कांग्रेस ने सीखी है अपने इस समय में, ये कतई गलत है इस काम करने के लिए। दुनिया के किसी देश में इस बात पर बहस हो रही है
कि मौत कैसे हुई? मैं दुनिया के चैनल की बात कर रहा हूँ, दुनिया के किसी चैनल पर बात हुई? हाँ, आने वाले समय में हम व्यवस्थाएं कैसी करेंगे, किस चीज की आवश्यकता ज्यादा पड़ेगी, किस चीज के लिए हम कैसे तैयार होंगे, इस पर चर्चा करनी चाहिए। आप पिछले कुरेद कर लेकर आ रहे हो, ये बहस सार्वजनिक हित में भी नहीं है, देश के हित में भी नहीं है। उन सब लोगों के प्रति हमारी पूरी हमदर्दी है, हम सीने में दर्द है उन लोगों का जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया। चर्चा इस बात पे, सत्यवर्ती जी, बात यह है कि चर्चा इस बात पे होनी चाहिए कि आगे क्या व्यवस्थाएं हैं, हम कैसे निपटेंगे अगर तीसरी लहर आती है। लेकिन आप कुरेद कर पिछली बातें लेके आ रहे हैं ताकि लोगों का विश्वास ना बना रहे सरकार पे। जब माननीय प्रधानमंत्री ने लोगों को कहा कि घरों में रहिए, घरों में रहने के अनेक उपाय ढूंढे, तो यही कांग्रेस के मजाक उड़ा रहे थे, जो लोगों को लॉकडाउन के अंदर व्यवहार नहीं करने दिया, लॉकडाउन के अंदर घरों में नहीं रहने दिया, तरह तरह की अफवाहें फैलाकर, तरह तरह की योजनाएं बनाकर दिल्ली का तमाशा लोगों ने नहीं देखा कि टीवी चैनल के ऊपर किस प्रकार से हजारों लोगों को बहकाकर सीमाओं के ऊपर भेज दिया था। ये सब चीजें जिम्मेवारी का भाव पैदा करती है। लेकिन सत्तावर्ती जी, आप सत्ता पक्ष से प्रमुख पार्टी है आपकी भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी पार्टी जेजेपी है। 3 प्रमुख मुद्दे इन 3 दिन के दौरान रहे हैं। एक तो रोजगार का मसला सबसे बड़ा मसला था, पेपर लीक का मसला उसी से जोड़ के आप देख सकते हैं, रोजगार के साथ भी देख सकते हैं और व्यवस्था के साथ भी देख सकते हैं। और तीसरा मसला जो है वो किसानों से जुड़ा हुआ मसला था। आज भी ये सवाल उठाया गया, लेकिन आरोप विपक्ष की ओर से ये भी लगता है कि आप लोग किसानों के मसले पे या आंदोलन को लेके तो चर्चा ही नहीं करना चाहते, जबकि सबसे ज्यादा विरोध आप लोग झेल रहे हैं। पूछ रहे मुझसे? संजीव जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, मैं आऊंगा आपके पास, एक बार सत्यवर्ती से वो जवाब ले लूं, फिर आता हूं आपके पास। जी प्रदीप जी, ये प्रश्न मेरे से था? आपसे था। जी प्रदीप जी, मैं इस बात के लिए आपके चैनल के माध्यम से सबसे आग्रह और बात भी करना चाहता हूं कि किसान आंदोलन का जिस प्रकार से आगाज हरियाणा की धरती पर किया और जिन मुद्दों को लेकर हम हरियाणा के किसानों को आग्रह कर रहे थे कि पंजाब के किसान भाई यदि किसानों की पूरे देश की बात करते हैं तो पानी हरियाणा का देने के लिए आग्रह करें। वो यदि सरकार यदि उनका समर्थन करती है तो हरियाणा के किसानों के बराबर जो फसलें खरीद रही है सरकार, उन फसलों को खरीदे। जितना गन्ना के किसान को हम मोल दे रहे हैं उससे अधिक पंजाब को देना चाहिए, क्योंकि पंजाब बड़ा भाई है, बड़ा स्टेट है। उन मुद्दों को लेकर प्रारंभिक तौर पर जिन किसानों को, किसान नेताओं को हमारी बात को समझ नहीं रहे थे, आज वो बात उनके गले उतर गई है कि हरियाणा सरकार किसानों के लिए क्या कर रही है और पंजाब और कांग्रेस समर्थित सरकारें क्या कर रही है। इसीलिए आज पंजाब में किसान आंदोलन पर है। और क्यों है? जिन मुद्दों को लेकर हम कह रहे थे 6 महीने पहले कह रहे थे, उन मुद्दों को आज पंजाब का किसान उठा रहा है। इसलिए किसान के बात के ऊपर, किसान के आंदोलन के ऊपर चर्चा करना हम चाहते हैं। हमने इसीलिए 12 दौर की बात की, लेकिन जो केवल राजनीतिक पिच तैयार करने के लिए आए, खोई राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए आए थे, उनसे किस प्रकार की बात? किसान के लिए हित की एक बात है। संजीव जी, कोई भी कानून भारत में ऐसा, प्रदीप जी, कोई कानून आज तक ऐसा नहीं बना जिसके ऊपर बाद में चर्चा नहीं हुआ, उसके अंदर संशोधन नहीं हुआ, जिस पर अमेंडमेंट नहीं हुआ। आज यदि कानून के बनाए हैं और समय के साथ इनके ऊपर कोई आपत्ति आती है, कुछ ऐसा दुष्प्रभाव दिखाई देता है, तो यही संसद है जिसके पास अधिकार। निष्कर्ष ये है संजीव जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि किसानों के हित में जो फैसले लिए गए हैं उसका उदाहरण तो आपके पंजाब के नेता भी देते हैं। दवा साहब, बात दरअसल ये है मैं आज जोड़ के कुछ वर्ड मुझे बीच में पता चल रहे हैं, पूरी क्लियर नहीं आवाज, लेकिन फिर भी मैं इनकी बात का जवाब दे दूं। सत्यवर्ती को बात बोली है, बार ये किसानों, मैं ये कह रहा हूँ 70 साल के दौरान जब से देश आजाद हुआ है और आज तक किसी कानून को लेकर अन्नदाता ने अपने प्राणों की इतनी तादाद में सड़कों पे आहुति आके दी है क्या? एक बात। दूसरी नहीं, अभी प्लीज, इस सरकार में एक भी स्थान के ऊपर गोली नहीं चली,
उनकी सरकार है, जिस सरकार ने किसानों पर गोलियां निकली। बोले बोले संजीव जी, मेरे पास आखिरी एक मिनट, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है। मैं गुलिया साहब से शुरू करता हूँ। गुलिया साहब, 20 सेकंड आपके पास है। गुलिया साहब, आंदोलन क्या ये 3 दिन का सेशन हम कहें कि सार्थक रहा है? अब पेपर लीक पे कानून बना है, लेकिन जो बेरोजगारी के आंकड़ों को लेकर बहस हुई थी, सरकार क्या भरोसा दिलवाने में कामयाब रही है? जो कोरोना को लेकर तैयारियां है, क्या उस पे सरकार कामयाब रही है? देखिए प्रदीप जी, सरकार की तरफ से सकारात्मक प्रयास जारी है, और देखिए विपक्ष के भी जो सुझाव हैं प्रदेश को बेहतर तरीके से चलाने के लिए खुले मन से उन चीजों का स्वागत करते हैं। 20 सेकंड संजीव जी आपके पास है। विपक्ष की ओर से जो सुझाव है, खुले मन से सत्ता पक्ष जो है, सहयोगी पार्टी कह रही है कि वो लोग अपनाने को तैयार है, उस पर काम करने को तैयार है। प्रदीप जी किससे? संजीव जी से। हाँ जी, क्या सॉरी नवाज साहब, क्या पूछा? 20 सेकंड में जवाब दीजिए कि सरकार का कहना है कि जो विपक्ष की ओर से जितने सुझाव दिए गए हैं उन पे अमल करने की कोशिश की जाएगी, जो सकारात्मक सुझाव है। नहीं, देखिए विधानसभा के अंदर आज हमारे नेताओं ने बड़ा संयम से और बड़े तरीके से अपनी बातों को और जनता के विभिन्न वर्गों के जो मसले थे, जो दिक्कतें थी, सरकार के सामने रखी हैं। और सरकार को हम ये उम्मीद करते हैं कि सद्बुद्धि होते हुए उन मुद्दों को बिल्कुल खुले दिल से हर वर्ग के मुद्दे को सुलझाएगी, चाहे वो किसानों का है, चाहे बेरोजगार युवक, जी सत्यवर जी, बेरोजगार 20 सेकंड आपके पास है। जी, मैं इस सत्र के ऊपर इतना कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मर्यादा में रहकर विपक्ष ने अपनी भूमिका निभाई और जन सरोकार के प्रश्न उठाए, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने भी नए कानून बनाकर जो जनता को सहयोग और सुशासन व्यवस्था में आगे बढ़ना था वो भी किया, और पक्ष विपक्ष ने जिस बेहतर तालमेल से इस सत्र को पूरा किया, उसके लिए मैं अपनी ओर से विपक्ष को भी बधाई देता हूं कि वॉकआउट तो किया, लेकिन उसको संसद को चलने दिया, इसके लिए उनका सकारात्मक रुख था। मैं बड़े खुले दिल से उनका इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। जी, सत्ता पक्ष का कहना है कि लोगों के लिए लगातार काम किया जा रहा है, विपक्ष की ओर से कई मुद्दे उठाए गए हैं, लेकिन लोगों के भरोसे की बात है। देखते हैं। नमस्कार।